चेन्नई के बाहरी इलाका। एक सुनसान फैक्ट्री। शाम का समय। चेन्नई की धूप आसमान में जल रही थी, जिसकी बेदर्द गर्मी ने सुनसान फैक्ट्री की जंग लगी लोहे की छत को एक धधकती भट्टी में बदल दिया था। अंदर की हवा में जंग, पसीना और कुछ अधिक आदिम सूखे खून की धातु जैसी गंध भरी हुई थी। कभी यह जगह औद्योगिक गतिविधियों का केंद्र थी, लेकिन अब यह ढांचा सिर्फ एक भूला बिसरा अवशेष बन गया था, जिसे अब एक ऐसे युद्ध क्षेत्र में बदल दिया गया था जहां हताशा और हिंसा का टकराव होता था। फैक्ट्री की चारदीवारी के चारों ओर दरारों वाला कंक्रीट, जो अब घासपूस से ढका हुआ था, फैला हुआ था। टूटे हुए दीवारों के नुकीले किनारे दोपहर की रोशनी में लंबी परछाइयां डाल रहे थे। इस उजाड़ अखाड़े के केंद्र में था लड़ाई का मैदान, बांस की टूटी फूटी छड़ियों से बना एक अस्थायी घेरा, जो उखड़े हुए रेत के एक टुकड़े को घेरे हुए था। उस जमीन पर पड़े गहरे धब्बे उन क्रूर लड़ाइयों की चुप गवाही दे रहे थे जो वहां लड़ी जा चुकी थीं। एक अकेला रेफरी, जिसका चेहरा थकान और पुराने घावों से भरा हुआ था, केंद्र में खड़ा था। उसका चेहरा भावहीन था, जैसे वह अगली लड़ाई का इंतजार कर रहा हो। उसके ऊपर कैमरों का एक जाल फैला था, जिनके लेंस फीकी रोशनी में सुस्त पड़े थे। ये कैमरे आम जनता के मनोरंजन के लिए नहीं थे, बल्कि उन बेनाम अमीरों के लिए थे, ऐसे दर्शक जो अपनी आलीशान हवेलियों में सुरक्षित बैठकर बाजी लगाते और इस खूनी खेल का आनंद लेते थे। फैक्ट्री की जमीन कच्ची ऊर्जा से धड़क रही थी। हवा में पसीने, सस्ते शराब और आने वाली हिंसा का तनाव स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा था। वहां मौजूद भीड़, कठोर स्थानीय लोग, रोमांच के भूखे दर्शक और हताश जुआरी उस अस्थायी बाड़े से सटे हुए थे। उनके चेहरे टॉर्च की टिमटिमाती रोशनी और जंग लगे बीमों से लटकते कमजोर बल्बों से जगमगाते उत्सुकता में विकृत हो चुके थे। हर चीख, हर वार, हर लड़खड़ाहट पर भीड़ में शोर मचता, उत्तेजना, हूटिंग और आखिरी क्षण में लगाई गई बाजियों की सरसराहट से भरा शोर। यह फैक्ट्री, जो कभी श्रम का प्रतीक थी, अब खून के अखाड़े में बदल चुकी थी। फैक्ट्री के एक अंधेरे, पुराने और टूटे-फूटे कमरे में वायु एक चरमराती लकड़ी की कुर्सी पर बैठा था। उसके सख्त, मेहनतकश हाथों में एक पुरानी तस्वीर थी। उसके छोटे कटे हुए बाल पसीने से भीग कर माथे से चिपक गए थे, और उसकी थकी हुई आंखें उसी तस्वीर पर जमी थीं। उसने सफेद पुरानी टी-शर्ट और नीली जीन्स पहन रखी थी, जैसे वो भी अब थक चुकी हो, वायु की तरह। पास ही जमीन पर घुटनों के बल बैठी थी उसकी पत्नी रिया। उसके बाल एक टाइट पोनी में बंधे थे, जो कांपते हुए हाथों के साथ आगे पीछे हिल रही थी। उसकी गहरी भूरी आंखें, जो हमेशा वायु के लिए प्यार से भरी रहती थीं, आज डर से भरी थीं। उसने गुलाबी टी-शर्ट और नीली जीन्स पहन रखी थी, लेकिन चेहरे पर कोई रंग नहीं था, सिर्फ बेचैनी। मुझे नहीं पता मैं ये सब और कितने दिन कर पाऊंगा, वायु की आवाज भर्राई हुई थी। उसने तस्वीर ऊपर उठाई, एक छोटी बच्ची की तस्वीर, जिसकी मुस्कान मासूम थी, उस अंधेरे से बिल्कुल अनजान जिसमें वायु अब डूबा था। मुझे लड़ना होगा उसके लिए। रिया ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो, उसकी आवाज कांप रही थी, डर से डूबी हुई। अगर तुम्हारा दिल लड़ाई के बीच में जवाब दे गया तो फिर मैं क्या करूंगी? उसकी आंखों में आंसू थे जो बाहर नहीं आ रहे थे, बस चमक रहे थे। मैं पहले ही अपनी बच्ची को खो रही हूं वायु। अब तुम्हें नहीं खो सकती। वायु ने गहरी सांस ली, जबड़े भींचे। मैं चुपचाप बैठकर उसे मरते नहीं देख सकता। रिया ने नजरें झुका लीं, उसकी आवाज अब फुसफुसाहट थी। बुकी ने बताया है, तुम्हारा अगला मुकाबला किससे है? वो रुकी। रॉकी से है, वायु। उस दरिंदे से। वायु चुप रहा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। रिया की आवाज फूट पड़ी, वो तुम्हें मार देगा।
वो वायु से लिपट गई, बुरी तरह रोने लगी, प्लीज ये मत करो। लेकिन वायु ने उसे सीने से लगा लिया। उसका गला भारी था लेकिन आवाज ठोस। मैं एक बाप हूं, रिया, और ये लड़ाई मैं हर हाल में जीतूंगा। उसकी आंखों में अब थकान नहीं थी, सिर्फ आग थी। वो इस दुनिया से एक बार जा चुका था, अपने परिवार के लिए। लेकिन अब उसकी बेटी की जिंदगी दांव पर थी। उसका दिल कमजोर था, लेकिन इरादा पत्थर जैसा। उस रात वो सिर्फ एक फाइटर नहीं था, वो एक बाप था, और उसके लिए लड़ने जा रहा था जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है। उसी वक्त सायरन की तरह एक आवाज गूंजती है, फैक्ट्री के पुराने स्पीकरों से। अगली लड़ाई रॉकी बनाम वायु। वायु ने रिया की ओर देखा। उसकी आंखों में अब डर नहीं, सिर्फ विश्वास चाहिए था। उसने झुककर उसकी पेशानी पर एक लंबा, धीमा सा चुंबन दिया। रिया ने उसका हाथ कसकर पकड़ा, जैसे जान बचाने की आखिरी उम्मीद हो। मत जाओ, उसकी आवाज अब सांस से भी हल्की थी, कांपती हुई। लेकिन वायु ने धीरे से उसका हाथ छुड़ाया। मुझे जाना होगा। उसकी आवाज अब लोहे जैसी थी, अडिग। और फिर वो चला गया। रिया वहीं बैठी रही, कांपती हुई, अकेली और रोती हुई। फाइटिंग रिंग के आसपास भीड़ का शोर जैसे फट पड़ा। रॉकी, रॉकी, रॉकी। वो था भीड़ का पसंदीदा, अब तक अपराजित इंसान के रूप में एक दरिंदा। रिंग के अंदर रॉकी बिल्कुल शांत खड़ा था, जैसे किसी जानवर को घूर रहा हो। उसकी काली आंखें वायु पर टिकी थीं। उसके लंबे बिखरे बाल माथे पर लटक रहे थे, और उसकी ग्रे टी शर्ट के नीचे उसका पतला लेकिन खतरनाक बदन एक चेतावनी की तरह था। वायु अब रिंग में था। उसकी धड़कनें तेज थीं। हर बीट एक युद्ध ड्रम की तरह लग रही थी। उसके अंदर डर भी था, लेकिन उससे बड़ा था उसका इरादा। रेफरी ने हाथ उठाया। कोई हथियार नहीं, कोई धोखा नहीं। आखिरी तक टिकने वाला जीतेगा। वायु ने सिर हिलाया। रॉकी ने सिर्फ एक खतरनाक मुस्कान दी। एक पल जैसे सब रुक सा गया। वायु की सांसें बढ़ गई। फिर रेफरी ने हाथ गिराया। फाइट शुरू। जैसे ही रेफरी का हाथ गिरा, रॉकी टूट पड़ा, जैसे कोई शिकारी शिकार पर झपटा हो। उसके मुक्के, उसके लातें बर्फीले तूफान जैसे बरस रहे थे। वायु ने हाथ उठाकर सिर को बचाया। उसका पूरा शरीर उस मार को झेल रहा था, उसे बस एक मौके की तलाश थी। तभी रॉकी ने हवा में छलांग लगाई, पूरा शरीर घुमाकर एड़ी से वार किया। वायु ने किसी तरह अपनी कोहनी से उस वार को रोका, लेकिन उस झटके ने उसे पीछे धकेल दिया। वो मिट्टी में पीठ के बल गिर पड़ा। रिया एक कोने में खड़ी थी, दूर, कांपती हुई। उसकी आंखों में डर था, दुआ थी। रॉकी ने हमला नहीं बढ़ाया। वो मुस्कराया और पीछे हट गया, जैसे मजाक उड़ा रहा हो। उसने हाथ उठाकर उठने का इशारा किया। उसके हाव भाव चिढ़ाने वाले थे। भीड़ फिर चीखने लगी, रॉकी, रॉकी। बेट्स दोगुने हो चुके थे। सबको यकीन था कि वायु हार जाएगा। वायु उठ खड़ा हुआ। उसने अपने हाथ फिर से चेहरे के पास लाए। फाइटिंग पोजीशन में। मैं ताकत से नहीं जीत सकता, उसने मन में सोचा। मुझे इसे जमीन पर ले जाना होगा। वो साइड साइड घूमने लगा, पीछे हटते हुए। वो रॉकी को लातों के लिए जगह ही नहीं दे रहा था। रॉकी ये चाल समझ गया। उसने अपनी चाल बदली। उसने वायु पर मुक्कों की बारिश कर दी। वो उसे खींचकर रिंग के सेंटर में लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वायु उसे जगह नहीं दे रहा था। तभी रॉकी के घुटने वायु की पसलियों पर पड़ने लगे।
हर वार पर वायु की सांस रुक रही थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। फिर अचानक वायु ने छलांग लगाई और रॉकी की कमर पकड़ ली। लेकिन रॉकी तेज था। उसने हवा में ही अपना शरीर घुमाकर अपना घुटना वायु के चेहरे पर दे मारा। उसके इस तगड़े वार ने वायु का सिर घुमा दिया। एक अंधेरे ने वायु को घेर लिया। वायु जमीन पर गिर पड़ा, बेहोश। सांसें धीमी, शरीर शांत। रिया चीख पड़ी। वायु। भीड़ शोर मचा रही थी। रेफरी गिनती शुरू कर चुका था। 1, 2, 3। वायु के कानों में आवाजें धुंधली हो गईं। भीड़ चीख रही थी। लोग अपना आखिरी दांव लगा रहे थे। हर कोई इस मौके को भुनाना चाहता था। तभी रिया का चेहरा वायु के सामने था। वो भीड़ की दूसरी तरफ खड़ी थी। उसकी आंखों में हार थी। उसकी सिसकियां दिल चीर रही थीं। वो आज अपना सब कुछ खोने जा रही थी। वायु अपनी हार मान चुका था। मैं नहीं जीत सकता, उसने मन ही मन स्वीकार किया। तभी वायु को उसकी बेटी की यादों में घेर लिया। हंसती हुई, मासूम, एक पार्क में खेलती हुई वो नन्ही सी परी अब अस्पताल में नलियों से जुड़ी हुई थी। वायु उसके नन्हे हाथ अपने हाथ में लिए हुए था। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, उसने वादा किया था। मैं हार नहीं सकता, वायु खुद से कहने लगा। वायु ने बांस की छड़ी को पकड़ा। चीखते हुए उठ खड़ा हुआ। उसका दिल अब भी लड़खड़ा रहा था, लेकिन उसका इरादा अडिग था। रॉकी फिर आगे बढ़ा, घूंसे लातें अपना हमला जारी रखते हुए। लेकिन इस बार वायु तैयार था। उसने हर वार को ब्लॉक किया। हर झटके के साथ वो कुछ और करीब आता गया। फिर आया वो पल, एक ओपनिंग। वायु ने पीछे से झपट्टा मारा। रॉकी की गर्दन जकड़ ली और चोक होल्ड लगा दिया। रॉकी तड़पने लगा। उसने हाथ पैर मारे, लेकिन वायु की पकड़ मजबूत थी। वो जमीन पर रॉकी को गिरा दिया। रॉकी तड़पने लगा। धीरे धीरे रॉकी की ताकत कम होती गई। फिर वो बेहोश हो गया। रेफरी दौड़ा और रॉकी को वायु से छुड़ाया। लेकिन भीड़ सन्न थी। रॉकी हार चुका था। वायु पीछे हटा। उसकी सांसें तेज थी, आंखों में धुंध। फिर विजेता है वायु, रेफरी ने वायु का हाथ उठाया। भीड़ में हड़कंप मच गया। वायु अपने घुटनों पर गिर गया। रिया दौड़ते हुए आई, लोगों को धकेलती हुई रिंग में पहुंची। वो वायु से लिपट गई, रोती रही। वायु ने धीरे से कहा, वो ठीक हो जाएगी। हमारी बेटी ठीक हो जाएगी। दोनों गले लग रोने लगे। भीड़ तालियां बजा रही थी, कुछ हैरानी से, कुछ इज्जत से। लेकिन वायु के लिए सिर्फ एक बात मायने रखती थी। आज की ये जीत प्यार के लिए थी। उस वादे के लिए थी जो एक बाप ने अपनी बेटी से किया था। कुछ समय बाद फैक्ट्री के सुनसान गलियारे में एक परछाई चुपचाप चल रही थी। उसके कदम कंक्रीट की जमीन पर बेआवाज थे। दीवारों से अब भी पसीना, खून और सिगरेट की गंध उठ रही थी, जैसे कुछ भयानक हुआ हो। एक कमरे के भीतर रॉकी झुका हुआ बैठा था। वो एक टूटी हुई लकड़ी की बेंच पर था। कोहनियां घुटनों पर टिकी थीं और उसकी काली आंखें शून्य में गुम थीं। उसका चेहरा चोटों से भरा हुआ था और उसके माथे पर पसीना चमक रहा था। धीरे से उसने जेब से एक छोटी दवा की बोतल निकाली, ढक्कन घुमाया और बिना पानी के कुछ कैप्सूल निगल गया। उसका चेहरा जरा भी नहीं हिला, जैसे दर्द और कड़वाहट अब उसके लिए मामूली बात हो। तभी मुझे यकीन नहीं हुआ, तू हार गया। एक मजाक उड़ाती आवाज कमरे में गूंजी। बुक्की अंदर आया, मोटा सा आदमी
जिसका पेट उसकी टाइट पोलो टी शर्ट से बाहर निकल रहा था। बालों में जेल लगा था और आंखों पर डार्क गॉगल्स। उसकी मुस्कान चौड़ी थी और चालाकी थी। मैंने सोचा था तू वायु को कच्चा चबा जाएगा, बुक्की हंसते हुए बोला। लेकिन तूने प्लान के मुताबिक हार मान ली। बढ़िया किया। रॉकी अब भी चुप था। उसकी उंगलियां कैप्सूल की बोतल को कस के पकड़े हुए थीं। बुक्की मुस्कराया, जैसे रॉकी को पढ़ रहा हो। अगर वो लड़ाई थोड़ा और चलती तो वायु रिंग में ही मर जाता। रॉकी की आंखों में कोई बदलाव नहीं आया। सिर्फ एक सवाल निकला, पैसे कहाँ हैं? बुक्की ने सिर हिलाया। सीधा काम की बात। तुम्हारी यही बात मुझे पसंद है। उसने जेब से नोटों की मोटी गड्डी निकाली और बेंच पर फेंक दी। तूने जितने वाले से 2 गुना ज्यादा पैसे कमाए हैं, बुक्की ने कहा। मेरा बॉस बहुत खुश है। आज का दिन हमारे लिए बहुत लकी रहा। वो रॉकी की आंखों में झांकते हुए बोला। तू हमेशा कहता था कि तू पैसे के लिए हारता नहीं। और फिर तू खुद मेरे पास आया। कहा कि इस बार हारने के लिए तैयार है। मैं तो दंग रह गया था। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर बुक्की थोड़ा झुका और बोला, तूने ये पैसे के लिए किया या फिर वायु की बेटी को बचाने के लिए? रॉकी ने उस पैसे की गड्डी की तरफ देखा तक नहीं। बस धीरे से बोला, अब मुझे जाना होगा। बुक्की मुस्कराया। हाँ हाँ, तेरा टाइम बहुत कीमती है। रॉकी ने पैसे पकड़े और उठ खड़ा हुआ और अंधे गलियारे में गुम हो गया। चेन्नई शहर की सड़कों पर जिंदगी दौड़ रही थी। भीड़, हॉर्न, स्ट्रीट फूड की खुशबू, गीली मिट्टी और डीजल की महक। पर इन सब के बीच एक आदमी चुपचाप चल रहा था, रॉकी। वो तेज चल रहा था, लेकिन सिर झुकाकर। गलियों के जाल से निकलते हुए वो पहुंचा एक पुरानी इमारत के सामने। जर्जर दीवारों से पेंट उखड़ा हुआ, सीढ़ियां टूट चुकी थीं। वो बस अंदर जाने ही वाला था कि एक आवाज गूंजी, अश्वत्थामा। उसके कदम रुक गए। शरीर जैसे जम गया हो। उसका शरीर कांपने लगा। ये नाम, एक ऐसा नाम जिसे वो भूल जाना चाहता था। वो श्राप जिससे वो भाग रहा था, उस आवाज के साथ फिर लौट आया।